नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। 60 दिन, सिर्फ 60 दिन का खेल है। अब 60 दिन के अंदर या तो दुनिया में शांति आएगी या तो फिर एक बार फिर से भयंकर जंग देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा या एक बार फिर से यहां पर शोले और आंख के गोले देखने को मिलेंगे। आखिर हम ये 60 दिन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या है इस 60 में? देखिए, जो भी होगा ये 60 दिन में होगा। 60 दिन में या तो करार होगा या तो फिर भयंकर प्रहार होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी भी वजह है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेकर बातचीत हो रही है। उसमें ईरान की ओर से कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को। और इस मसौदे में क्या है? इस मसौदे में 60 दिन का जिक्र किया गया है और अमेरिका से 60 दिन का एक वक्त तय करने के लिए कहा गया है, यानी कि लगभग 2 महीने। 60 दिन क्या करेंगे? 60 दिन बातचीत होगी और उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। और इसमें आपको हम बताएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से अहम वो पॉइंट्स हैं या आप कह सकते हैं जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच देखा जाए तो लगभग 4 दशक तक का वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि 1979 में जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच एक गतिरोध टकराव लगातार बना रहा है। हालांकि इसको कोशिश की गई ठीक करने की, जिसमें ओबामा ने कोशिश की थी अपने दौर में और एक न्यूक्लियर डील भी किया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। और यही वजह कि आज दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो जैसा हम बता रहे कि 60 दिन का जो ये वक्त है, इस दौरान कैसे आखिरकार कोशिश होगी कि ये अस्थायी सीजफायर के दौरान दोनों देश अपने आपसी मसले को सुलझा लें। अब देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो सीधे युद्ध का खतरा नहीं होने जा रहा है। सीधे युद्ध का खतरा नहीं रहेगा। अब सीधे युद्ध का खतरा मतलब ये हो गया कि अमेरिका की ओर से कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा, कोई एयर अटैक नहीं होगा, इजराइल भी कोई एयर अटैक नहीं करेगा और उसी तरह से ईरान भी अमेरिका के किसी भी बेस पर, उसके जो बेस मौजूद है मिडिल ईस्ट पे, उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और ना ही इजराइल के ऊपर किसी तरह का हमला करेगा। ये 60 दिन के अंदर ये देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी तरह ये खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, छिटपुट घटनाएं आती रहेंगी। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने कुछ बंदर अब्बास है या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के जो ड्रोन साइट्स थे, जहां से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे ड्रोन्स को, उसको टारगेट किया गया था। कुछ मिसाइल साइट पे भी लॉन्च किया गया था, जिसके बाद एक पलटवार हुआ। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका की एयरबेस पर मिसाइल दागा था, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब उसके बाद काफी निंदा की है अरब के देशों ने जो कुवैत के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो सकती है, लेकिन फुल स्केल वॉर जो 28 फरवरी से देखने को मिली थी, वैसा नहीं होगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जैसे अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसी वजह से ये हमने आपने कह सकते हैं कि एक हल्का फुल्का हमला किया ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये सीज फायर कायम रहे। ये अमेरिका का कहना है। तो बड़ी लड़ाई तो नहीं देखने को मिलेगी 60 दिनों में, छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। अमेरिका के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी जो सबसे पहली शर्त है उसकी, और सबसे अहम शर्त एक ही है, ये हाई ग्रेड यूरेनियम को पूरी तरह से रोक। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की ओर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर दिया जाता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद नहीं किया जाता है या फिर कम नहीं कर दिया जाता है, तब तक तो ये डील हो ही नहीं सकती। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ भी तो है जो 400 केजी, ये ध्यान रखिएगा, 400 केजी जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, ये भी सौंपना है। साफ कर दिया अमेरिका ने। क्या किया है कि जो एनरिच यूरेनियम है, ये ना ही रशिया और ना ही चाइना, किसी को नहीं वो सौंपने के लिए तैयार है। ये अगर सौंपना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको सौंपना पड़ेगा? ये सौंपा जाएगा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। फिलहाल इस पर बात चल रही है। या फिर एक और आपको बता दूं, एक और उन्होंने रास्ता निकाला है जो अमेरिका विकल्प दे सकता है, वो है कि ये एनरिच यूरेनियम ईरान में ही नष्ट कर दिया जाए।
अब एनरिच यूरेनियम को अमेरिका ईरान में ही नष्ट कर देना चाहता है। तो उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका को सौंप दो या तो फिर उसको ईरान में ही नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी लिहाज से आने वाले वक्त में ईरान ना बना सके अपने परमाणु हथियार। तो अमेरिका के लिए है कि ये न्यूक्लियर डील को लेकर जो वो करने जा रहा है उस पर किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़े टकराव का मुद्दा है। दोनों देश इसी पर ही भिड़े हुए हैं। ईरान यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने को तैयार नहीं है, यूरेनियम देने को तैयार नहीं है, अमेरिका उसके सिवा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो 60 दिन का जो वक्त आएगा, तो 60 डेज, ये 60 दिन जो होंगे, ये रहेगा सबसे अहम मुद्दा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ईरान क्या करता है, ईरान क्या चाहेगा? ईरान चाहेगा कि सैंक्शंस, जी हाँ, ये जो सैंक्शंस इस पर लगे हुए हैं ना, वो चाहेगा कि ये सैंक्शंस खत्म कर दिए जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत तरह के सैंक्शंस हैं। तेल बेचने को लेकर सैंक्शंस हैं, बैंकिंग सेवा को लेकर सैंक्शंस हैं, शिपिंग को लेकर सैंक्शंस हैं, और साथ ही निवेश को लेकर भी है। तो यानी जो भी ये अब देख रहे हैं ना, जो भी ईरान के साथ ये कोई भी व्यापार करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो चाहेगा कि उनको राहत मिल जाए। लेकिन क्या ये राहत मुमकिन है? देखिए, अमेरिका बहुत फूक फूक कर कदम रखने जा रहा है। अमेरिका की ओर से सबसे पहली चीज क्या कही गई है? वो सबसे पहले देखना चाहता है कि क्या होने जा रहा है, जो बातचीत हो रही है उसको आप अमली जामा कैसे बनाएंगे। और ईरान की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस वक्त उसको बैंकिंग, यानी कि जो उसके पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग अलग बैंक्स में रखे हुए हैं, उसको जो फ्रीज करके रखा गया है उसको रिलीज कर दिया जाए। उसके अलावा तेल का जो व्यापार करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, तेल एक्सपोर्ट को यानी निर्यात को उसको मौका मिले, और उसको जो सैंक्शंस लगे हुए कि आप इतना ही तेल बेच सकते हैं वो हट जाए। सैंक्शंस हट जाएंगे तो ज्यादा तेल का उत्पादन होगा, ज्यादा बेचेगा, ज्यादा वो पैसे कमाएगा। फिलहाल अमेरिका इसके लिए तैयार अभी तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक और शर्त रखी है। अमेरिका का जो शर्त है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ही 60 दिन, देखिए जो अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि मसौदा तो गया है 60 दिन का, 60 दिन की जो ये चीजें हैं, 60 दिन में सबसे पहला काम जो ईरान को करने के लिए अमेरिका की ओर से बोला जाएगा वो है कि वो दोबारा पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना पड़ेगा इन 60 दिनों की जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, बातचीत की शुरुआत होगी। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से होती रहेगी, जैसे 28 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 फरवरी को हमला हुआ था। 28 फरवरी से पहले, इससे पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से लागू करनी पड़ेगी, जहां पर बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर जहाज आ जा सकते हैं, और साथ ही साथ किसी तरह का कोई हमला नहीं हो सकता है, कोई टोल नहीं ले सकते। इस मामले में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि टोल टैक्स बिल्कुल भी हॉर्मुज पे नहीं लिया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, टोल टैक्स। अब टोल टैक्स को लेकर साफ कर दिए, कोई किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, अब ओमान को भी अमेरिका की ओर से धमकी दी गई है। ओमान को क्या धमकी दी गई है? अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलता है, और जैसा कि ओमान को भी कहा जा रहा है कि वो भी साथ में आकर इसमें शामिल हो जाए, टोल टैक्स वसूले, तो ओमान के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। ओमान के ऊपर फिर क्या लग जाएगा? सैंक्शंस लग जाएंगे, वही प्रतिबंध लगेंगे जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। तो ओमान इस वक्त अमेरिका का साझेदार है, उसका पार्टनर है, और ऐसे में लगता नहीं कि ओमान इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से ओमान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली बहुत ही न्यूट्रल रखा है पूरे मिडिल ईस्ट के इस पूरे, अब जब तक से जंग शुरू हुई है, और मध्यस्थता भी करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। तो अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, वो उसको नहीं बिगाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ओमान इस टोल टैक्स के झमेले में नहीं पड़ने जा रहा है, टोल टैक्स के। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद फिर आगे क्या बातचीत होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगा उसका असर देखिए सबसे पहले देखने को मिलेगा जो अमेरिका चाहता है। इस वक्त क्या है कि अमेरिका के तमाम जो एलाइज हैं, बहुत सारे देश हैं, जिसमें जापान है, इसके अलावा साउथ कोरिया है,
और ऐसे ही बहुत सारे यूरोपियन कुछ देश भी हैं जो इस वक्त कहाँ फंसे हुए हैं। तेल की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो चाहता है कि किसी भी तरह से ये तेल के दाम कम हो जाए। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तेल के दाम कम हो जाएंगे, क्रूड महंगाई के ऊपर दबाव कम आएगा और साथ ही साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। अमेरिका तो ये चाहता है ना कि इकोनॉमी इस वक्त मजबूत रहे। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले जब चाइना गए थे डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस, और दोनों की जो बातचीत हुई थी, इस दौरान चाइना ने भी अमेरिका से बातचीत की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाए ताकि उनका जो तेल आता है वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि साझेदारी को लेकर चर्चा हुई है। दोनों देश अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यापार तब बढ़ेगा ना जब तेल की आवाजाही होगी। और इसीलिए अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि उसके जो साथी देश हैं जिसके साथ उसका बिजनेस होता है उनको तेल की कमी किसी भी लिहाज से ना हो, इसलिए ऑयल प्राइसेस का असर देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान को आर्थिक राहत मिलने की जो बड़ी संभावना ईरान को दिख रहा है इस वक्त, वो चाहता है इसी वजह से कि ये 60 दिन की डील हो जाए। एक बार फिर से हम बोलेंगे कि ये 60 डेज बहुत महत्वपूर्ण है। 60 दिन का जो ये खेल है, 60 दिन का जो ये खेल है, 60 दिन का खेल जो है, इसमें ईरान क्या चाहता है? ईरान को यहाँ पर आर्थिक राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये आपको 3 अहम चीज मैं बता रहा हूँ कि इनको क्या लग रहा है कि वो इस वक्त जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए ये फायदा होगा। महंगाई में कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश का रास्ता खुल रहा है और रोजगार का अवसर ये मिलेगा। अब ये ईरान को लगता है कि अगर वो ये डील कर लेता है तो उसको ये फायदा होने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अमेरिका ने इस बीच 2 और सैंक्शंस लगाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे क्या है, एक है डार्क फ्लीट। ये जो डार्क फ्लीट की हम बात कर रहे हैं, ये डार्क फ्लीट की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये डार्क फ्लीट क्या है? दरअसल डार्क फ्लीट वो चीज है जिसके जरिए इस वक्त क्या कर रहा है ईरान क्या कर रहा है कि जो डार्क फ्लीट के जरिए वो अपने तेल को ब्लैक में बेचता है। अब डार्क फ्लीट सुनने में क्या लगता है कि ये कोई ना कोई काला धंधा है। बिल्कुल, ये डार्क फ्लीट कुछ नहीं है, ये काला धंधा ही है। और इसमें क्या करता है कि जो ईरान है उसके पास करीब 40 ऐसे जहाज हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और 40 जहाज़ों का वो इस्तेमाल करता है तेल को बेचने के लिए। अब क्या करते हैं कि उसको रडार से अलग कर दिया जाता है, उसमें जो सेंसर्स होते हैं उसको ऑफ कर दिया जाता है, उसमें तेल लोड किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो निकाल लेता है। अब कई बार क्या करते हैं कि इसको जो रजिस्ट्रेशन होती है इन शिप्स की, तो वो ईरान के नाम से नहीं होती है, किसी दूसरे देश के नाम से होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से होती है। शेल कंपनियां बनाई जाती है, फर्जी कंपनियां, और इन फर्जी कंपनियों के नाम से इन जहाज़ों को, इन टैंकर्स को रजिस्टर्ड किया जाता है, तो कहीं से भी ईरान का नाम ना आए। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि इनको ये इनके सिग्नल्स ऑफ कर देते हैं और फिर इनको निकाल लेते हैं। और ये जो जहाज़ होते हैं ये सीधे किसी पोर्ट में नहीं जाते हैं, इनको बीच समंदर में ही इनसे तेल को अनलोड कर लिया जाता है और दूसरे देश को दे दिया जाता है। तो एशिया में काफ़ी चलता है और एशिया के कई सारे देश हैं जो इस तरह से डार्क फ्लीट से तेल का कारोबार ईरान के साथ करते हैं क्योंकि उनको सस्ता तेल मिलता है। तो बहरहाल इस पर सैंक्शन लगा दिया गया है। एक और, एयरलाइंस। अब ईरान के जो एयरलाइंस हैं, जैसे ईरान एयर है, इसके अलावा इनके दूसरे जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है। अब अमेरिका ने कहा है कि कोई भी ईरान के अगर प्लेन्स को, चाहे वो उसकी टिकटिंग कर रहे हैं, उनको लैंडिंग के लिए जगह दे रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट पर उतरने की जगह दे रहे हैं, उनको रिफ्यूलिंग की जगह दे रहे हैं, तो उन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हज को छोड़ दिया गया, यानी कि किसी भी अगर कोई जहाज़ किसी कुछ यात्रियों को लेके पिलग्रिमेज, यानी कि अगर वो जा रहे हैं किसी तरह से, आप मान सकते हैं मक्का मदीना जा रहे हैं और तीर्थ के लिए जा रहे हैं, तो छूट है। अदरवाइज इसके अलावा ईरान के किसी भी प्राइवेट जहाज़ को, एयरलाइंस को किसी जगह पर अगर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई उतरता है, वहाँ पर टिकट बेचता है, तो वहाँ पर वो एयरपोर्ट में उसको रखने की जगह मिलती है, उसको अगर रिफ्यूलिंग की जगह मिलती है, तो उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो आप समझिए
कि ये दो, एक है डार्क फ्लीट को पूरी तरह से बैन करना, ताकि जो ब्लैक, आप कह सकते हैं ब्लैक मार्केट से जो पैसा कमा रहा है, तेल का पैसा आ रहा है ईरान के पास, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है डार्क फ्लीट को टारगेट करके। दूसरा हो रहा है ईरान की जो एयरलाइंस है उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगा के एक तरह से ईरान की जो इकोनॉमी है, ईरान की जो इकोनॉमी है इस वक्त, उस पर और ज़्यादा दबाव बढ़ाया जा रहा है, ताकि जब ये दोनों देश बैठेंगे आपस में डील करने के लिए, तो ये जो दबाव बढ़ा है ईरान के ऊपर, ये महसूस करेगा ईरान। आज के वक्त में आप सोचिए कि करीब करीब ईरान 20 बिलियन, मतलब अभी तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन 20 बिलियन के करीब, 20 बिलियन डॉलर्स के करीब तेल का वो क्या करता था, एक्सपोर्ट किया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 20 बिलियन डॉलर्स के अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको कितना नुकसान हो रहा होगा। करते करते इतने महीने में तो हो सकता है 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसको नुकसान हो चुका है। तो अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तेल को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके, तो उसको एक बार फिर से मौका मिलेगा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का। तो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक इसमें डार्क फ्लीट के ऊपर हमला किया गया अमेरिका की ओर से, दूसरा उसके एयरलाइंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, ताकि उसको जो पैसा जो आ रहा है इकोनॉमी में उसको और भी ज़्यादा चोक कर दिया जाए, ताकि जब वो डील करने बैठेंगे तो ऐसे में दबाव में आ जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी घरेलू राजनीति को लेकर काफ़ी दबाव है, क्योंकि बहुत सारे जो दल के अंदर, यानी कि जो रिपब्लिकन्स है, वो भी ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लिहाज से, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लिहाज से एक काम ना करें, वो है ये डोनाल्ड ट्रंप चिंता में आपको नजर आ रहा है कि वो किसी भी लिहाज से रियायत ना दें। किसको ना दें? ईरान को ना दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ओबामा के दौर में जो न्यूक्लियर डील किया गया था उसमें एक तरह से पैसे भी दिए गए ईरान को और कोई फायदा भी नहीं हुआ। उसने अपना, भले ही उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लोली मूव हुआ, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो उससे फायदा क्या हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ओबामा की तरह तो वो नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उनकी जो लोकप्रियता है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो नीचे जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको कोई फिक्र नहीं है, वो मिड टर्म इलेक्शन को लेकर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि क्या होने जा रहे हैं। उनका मकसद एक है कि ईरान को उनकी बात माननी होगी, डील को मानना होगा और न्यूक्लियर ये प्रोग्राम खत्म करना होगा, बंद करना होगा। और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है, कहीं ना कहीं ईरान की ओर से ये आप देख पा रहे होंगे कि इच्छुकता है, वो चाहते हैं कि ये बातचीत हो। और इस बीच आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए एक और व्यक्ति बताया जा रहा है। वो कौन है? पाकिस्तान के एक बड़े लीडर, वो बहुत जल्द वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। अभी तक तो खुलासा नहीं हुआ है कि क्या असीम मुनीर जा रहे हैं या फिर कोई और जा रहा है, लेकिन लगता शायद है कि असीम मुनीर हो सकता है कि दौरा करें इस वक्त अमेरिका का वाशिंगटन में और सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो इस बीच तेहरान गए थे। तेहरान में जाके मुलाकात हुई थी, प्रस्ताव भी दिया गया था, और जो अमेरिका को प्रस्ताव भेजा गया वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही भेजा गया। तो ऐसे में जब पाकिस्तान का ये लीडर अमेरिका जाएगा तो हो सकता है कि तब इस डील पर बात बन जाए। लेकिन डील पर तब बात बनेगी जब डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। जब तक वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं इस डील में, आगे कुछ नहीं होने जा रहा है। अब सारा दारोमदार किस पर है? दारोमदार एक व्यक्ति पर है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, उसके हिसाब से ये तय होगा कि आखिरकार, एक बार फिर से वापस लौटते हैं उसी बात पर कि 60 दिन में क्या, 60 दिन में क्या करार होगा या फिर प्रहार होगा। लेकिन अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि ईरान को करार ज़्यादा पसंद आएगा, ना कि प्रहार।